अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। खत्ते की क्या सूरत हाल है, पर्टिकुलरली ईरान इजराइल तनाज़े को लेकर भी हमारे पास बहुत सी अपडेट्स हैं जो आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको ये बताना है कि हमारे हमसायों में कुछ लोगों के पेटों में वट पड़ रहे हैं, अगर आप समझते हैं। इससे क्या, इसकी और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है? पेट में मड़ोड़ उठना, अगर आपने थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बोले, लेकिन मिर्चें तो बहुत लगी हुई हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहते हम, ऐसे बिल्कुल नहीं कहते हम। लेकिन हुआ यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल, लेकिन अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की, और ना सिर्फ वो लंजट मुलाकात हुई बल्कि सियासी और सिफारती तौर पर इसको अहम पेशरफ्त इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इससे मुतल्लिक सदर ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस तरह से उन्होंने कहा वी लव वाला, आपको याद है ना, आई लव यू, वी लव यू, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया आई लव पाकिस्तानीज। बट इसको कैसे लेना चाहिए, ये एक सवाल है। अभी ओहदा संभालने के बाद ये अहम इसलिए है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात थी। कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में ज़ोहराने पर मुलाकात हुई है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक्चुअली इस मुलाकात की तफसील यूँ सामने आई कि सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज़ है, इट्स एन ऑनर। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। एग्जैक्टली क्या कहा, ये सुनिए। President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and the reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war, for working a trade deal with Pakistan. ज़ाहिर है कि ईरान इजराइल तनाज़े पर भी बात हुई। सवाल उनसे यही हुआ था, उन्होंने कहा था कि ईरान के मामलात को पाकिस्तान बखूबी समझता है, और सर्टनली इस पर भी बात हुई है। एब्सोल्युटली। और न सिर्फ ईरान और इसराइल बल्कि इस मुलाकात के पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर तो यकीनन खुशगवार असरात मुरतब होंगे, लेकिन इसको एक और तनाजुर में भी देखा जा रहा है। इस मुलाकात को पाक भारत मुज़ाकरात शुरू होने के इम्कान से भी जोड़ा जा रहा है। ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को लेकर भारत में, जैसे हम आपको बता रहे थे, हाहाकार मची हुई है। भारत की गोदी हाहाकार ओके भारत की जो गोदी मीडिया है वो चीखो पुकार कर रहा है कि आखिर ये हो कैसे गया। भारत इस पर भी तड़प रहा है कि G7 इजलास के मौके पर ट्रंप मोदी से मिले बगैर ही वापस अमेरिका रवाना हो गए थे, और आपको पता है कि वहाँ पर जो हुआ कैनेडियन वज़ीर आज़म, फ्रेंच वज़ीर आज़म के साथ, उसके ऊपर इंडियन मीडिया भी बड़ी तनकीद कर रहा है। इंडिया सवाल उठा रहा है इस वक्त कि ये हो कैसे गया और ये डिप्लोमेसी का, इंडियन डिप्लोमेसी का क्या फेलियर है। इसी के ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे गेस्ट। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक साहब, और कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगी सेनेटर शहरी रहमान साहब भी। एब्सोल्युटली। सो मलिक साहब से पहले ज़रा गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब, सर्टनली बड़ी अहम पेशरफ्त, 6 सालों में किसी भी अहम तरीन पाकिस्तानी ओहदेदार की सदर ट्रंप से, अमरीकी सदर से मुलाकात है। इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं। ये ऑल्दो पहले से स्केड्यूल था, लेकिन उसके बाद एक तनाज़ा जो बिल्कुल हमारे नेबरिंग कंट्री में चल रहा है, ईरान इजराइल का, उस सिलसिले में भी इस पे गहरी नज़र है। क्या लगता है आपको, मतलब इट कैन बी रियली ट्रिकी सिचुएशन जहां हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, वहां ईरान को लेकर अमेरिका का जो स्टांस है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और ईरान को लेकर जो हमारा स्टांस है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। सो ये तो बड़ा ट्रिकी हो गया हमारे लिए। देखिए, मुझे तो इसमें को बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन, हमारे इलाके में बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो एक बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है जहाँ पे TTP को भारत फंड कर रहा है, और दीगर जो तंजीमें हैं बलूचिस्तान में, सेपरेटिस्ट तंजीमें जो हैं, हमारे पास सबूत और शवाहिद हैं जिनके डोसियर्स हम पेश कर रहे हैं कि भारत उनको फंड कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे भारत है जिसके साथ हमारी 5 दिन की जंग हुई है, यानी इससे ज़्यादा जारहियत क्या की जा सकती है जैसी जारहियत भारत ने की हमारे साथ। तीसरी तरफ ईरान है जहाँ पे भी आपके सामने 4-5-6 दिन से रोज़ मिसाइल्स के एक्सचेंज हो रहे हैं, सिविलियन लाइफ लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है।
तो खिता जो है वो उसकी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा दगरगूं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो जो ख्याल था सब लोगों का कि शायद ये रशिया और यूक्रेन वाली वॉर भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी आपके सामने है कि ये सुनते सुनते भी अब आप थक गए होंगे कि ये सुलह हो जाएगी और सुलहनामा होने लगा है। तो ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। मैं जो हमारा भी दौरा हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहती थी मुसद्दिक साहब, आपके पास तो यकीनन इत्तलात भी होंगी, अब मुलाकात हो गई, अब क्या बातें हुई उसके अंदर, सबसे ऊपर एजेंडे पे क्या रहा? हमने सुना ट्रंप ने सबके सामने खुल के बड़ी तारीफ भी की, अपने लिए एजाज़ की बात भी कही, बट इत्तलात क्या है आपके पास? ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इतला तो यही है कि जो रिकग्निशन बारहा पाकिस्तान को मिल रही है, और मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि मैं वज़ीर आज़म और डेप्यूटी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले जितनी भी झड़पें आज तक हुई हैं, कभी आपने दुनिया को पाकिस्तान के साथ ऐसे खड़े नहीं देखा, आज तक नहीं आपने देखा। तो ये जो हमें कामयाबी हुई है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इसकी असल वजह तो हमारी अस्करी कामयाबी है। अगर वो अस्करी कामयाबी ना होती तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह शक्ल में दुनिया के सामने आ गई है कि गरीब लोग और कमज़ोर मुल्क दोनों का दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। इस वजह से अब कमज़ोरी, क्योंकि हमने मजबूती से बात की, हम जंग जीत के वहाँ पे गए और उसके बावजूद हमने अमन की बात की और दुनिया पे ये वाज़ेह कर दिया कि ये अमन की बात हम कमज़ोरी की वजह से नहीं बल्कि मजबूती की वजह से कर रहे हैं। हम जंग जीत के फिर भी कह रहे हैं कि खित्ते में अमन होना चाहिए, वरना दो ममालिक जो न्यूक्लियर ममालिक हों उनके दरमियान मिसाइल्स के एक्सचेंज और ये जंगी महाज आराई और ये जो गीदड़ भक्तियां। सर क्या लगता है आपको पाकिस्तान ईरान इजराइल तनाज़े में क्या किरदार अदा कर सकता है? हमारे अमेरिका से ताल्लुकात इस वक्त एक मिसाली मकाम पे खड़े हैं। ज़ाहिर है हमारे हमेशा से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, लेकिन अभी जो ताल्लुकात हैं उससे हमारा हमसाया भी परेशान है। फिर एट द सेम टाइम हमारा अपना हमसाया ईरान, वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है और हमारी मोरल सपोर्ट उनके साथ है। सो यहाँ हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, या इस सिलसिले में अगर कोई बात हुई है जो कि हुई है जिस पे सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को बहुत अच्छे समझते हैं, जानते हैं, उसमें कोई आपको मुस्बत पेशरफ्त नजर आती हुई आ रही है? अब्दुल्ला, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली, क्योंकि देखिए कि कल जो गुफ्तगू हुई है, अगर वो गुफ्तगू सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मामलात पे रहती जो रही और बड़ी उसमें मस्बत चीज़ें सामने आई जो आने वाले वक्त में आपके सामने आएंगी, तो फिर ये ईरान का जिक्र नहीं छेड़ता। मगर अमरीकी सदर का ये कहना कि हम ईरान को जानते हैं मगर जितने अच्छे से पाकिस्तान ईरान को जानता है शायद कोई भी नहीं जानता, उसमें आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि अगर कोई मस्बत रोल प्ले करने के लिए अमेरिका आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि किसी हद तक वो किसी कम्युनिकेशन के लिए या किसी सेटलमेंट के लिए पाकिस्तान को भी दावत दे या पाकिस्तान को भी मौका मिले कि अमन आगे बढ़ाने के लिए, और इस जारहियत को जो पूरे खित्ते में फैल चुकी है, चाहे वो गजा की हो या लेबनान की हो या सीरिया की हो, और अब जो आग ईरान में लगी है, कोई मस्बत रोल प्ले कर सके। मैं कोई वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कोई ऐसी क्रेडिट नहीं देना चाहता अपने आप को, यानी अपने मुल्क को, कि हम कोई बड़ी जिस तरह पहले हमें कहा जाता था कि मैं सुलह करवा देता हूँ, हम ऐसी बात नहीं कर रहे। लेकिन हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं और अपने हमसाए में अपने तमाम जो हमारे नेबर्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। ईरान से हमारे बड़े बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। तो कल जो ये बात हुई कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे से जानता है, इसमें एक पहलू मस्बत का जो निकलता है वो ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो अमन की तरफ जाती है तो हो सकता है कि किसी हद तक पाकिस्तान भी उसमें किरदार अदा करे। हमारी अपनी जंग में भी हमारे जो दोस्त ममालिक थे उसमें ईरान भी था, सबसे बढ़ के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया था, यूनाइटेड स्टेट्स था, यूनाइटेड किंगडम था, यूरोपियन यूनियन थी। उन्होंने अमन कायम करने में बड़ी एक अहम उस पेशरफ्त में एक प्ले किया था। यहाँ बात आप कह रहे हैं
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है इसके अंदर? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये यकीनन वरना सोचिए आप अलीना जी। कि क्या सदर शाम को आके, अब जब से ये हमारी जंगबंदी हुई है 12 या 13 मरतबा वो कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। कल पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनसे उनकी मुलाकात हो रही है और जिक्र ईरान का हो रहा है, और उस जिक्र में ना सिर्फ वो पाकिस्तान का शुक्रिया जंगबंदी पे कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट को, बल्कि साथ के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि देखें ये पाकिस्तानी हमारे पास आए थे, हमारे चीफ उनके जो हमारे आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल साहब तशरीफ लाए थे और ये बहुत अच्छे से ईरान को जानते हैं। अब इस बात की और कोई एंगल निकलता नहीं है। यानी आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कुछ वहाँ सीज फायर से मुतल्लिक या वैसे कुछ बात हुई है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई होगी और उसका मतलब क्या है फिर? देखिए जी तो मेरा चाहता है कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि सारा दिन फट्टे चलते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। अच्छा ये बता दें, मैं एक चीज पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर जरा वापस आते हैं सर। आपको पता है भारत तो जाहिर है अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, उनके जारहाना बयानात हों या फिर आबी जारियत हो, और सिंतास मुआहिदा हमारा अभी तक मुअत्तल है। इस बारे में हम क्या एक्सपेक्ट करें? हम जाहिर है अपना केस पर्टिकुलरली पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के, आप उस टीम का हिस्सा थे, पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब इस हाई प्रोफाइल, अब हाईएस्ट लेवल की मुलाकात में भी आपको लगता है कि कोई हमें मदद मिलेगी कि जो पानी को हथियार बनाने की कोशिश है भारत की और बना रहा है, इसमें हमारी मदद की जाए? देखिए पानी के मामले के ऊपर तो आप ये मान लें कि जिस तरह भी हम अमेरिका गए, यूनाइटेड नेशंस गए, यूरोपियन यूनियन गए, बरतानिया गए और इन सब लोगों से मुलाकात की, ब्रसल्स गए, स्ट्रासबर्ग गए, एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि पानी का मामला जो पाकिस्तान उठा रहा है उसमें पाकिस्तान अब एक नया चैंपियन दुनिया की सतह पे बन के सामने आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अपने मुआहदे की बात नहीं कर रहा। अब तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि क्या दुनिया के 60 या 70% ममालिक जो लोअर राइपेरियन के हैं, लोअर राइपेरियन का मतलब ये है कि उनका पानी किसी और मुल्क से आता है जो ऊंचाई पे है और वो ढलान पे रहते हैं, तो क्या उन तमाम ममालिक का पानी का हक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? तो एक मुल्क जो पहाड़ पे जिसका कोई खित्ता है, क्या वो नीचे बहने वाले, सदियों से बहने वाले पानी को रोक सकता है? Absolutely. और हमसाया मुल्क की तहजीब पे हमला कर सकता है? और हम अपनी, आपको मालूम है कि इंडस रिवर नहीं कहते, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो क्या एक मुल्क दूसरे मुल्क की सिविलाइजेशन पे हमला कर सकता है? तो पाकिस्तान का ये जो पानी का और क्लाइमेट का मुकदमा है, क्योंकि पानी के साथ यानी दरमियान में भारत और पाकिस्तान के एक पहाड़ी है ना, Absolutely. तो मौसम क्या आप हवा को चलने से रोक सकते हैं, खुशबू को निकाल सकते हैं? डॉक्टर साहब हमने पूरा आपकी जो जर्नी थी उसको कवर भी किया, बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों ने दुनिया में मुद्दा उठाया पाकिस्तान का। अच्छा थोड़ा सा ये भी बताइएगा सर, ये जो मुलाकात हुई है ये यकीनन आपने भी जैसे कहा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, लेकिन भारत को सिर्फ फ़ोन के ऊपर भारतीय वज़ीर आज़म से बात करना, आसिम मुनीर साहब को वहाँ पर लंचन पे बुलाना, फिर उनको इतना टाइम देना, इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए और ये मुमकिन कैसे हुआ? बिकॉज ये बड़ी गैर मामूली बात है। आप लोग वहाँ पर थे, क्या आप लोगों ने इस मुलाकात के लिए कोई बात की, कोई फैसिलिटेशन की, ये कैसे हुआ? देखिए अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो डिप्लोमेटिक फतह है वो भी, उसकी वजह भी हमारी अस्करी फतह थी। ये बात तो हम पे बिल्कुल क्लियर हो गई है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस की वजह से हमारे चीफ को या हमारे फील्ड मार्शल को बुलाया जा रहा है। हमारी अस्करी फतह की वजह से हमें डिप्लोमेटिक फतह हुई है। उस डिप्लोमेटिक और अस्करी फतह की वजह से ये कॉन्वर्सेशन हो रही है और भारत अपने लिए सुक्की का सामान पैदा कर रहा है। यानी कल भी अगर अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीज फायर के लिए, खुद पहले कह चुके हैं कि ये सीज फायर मैंने करवाया, ट्वीट्स कर चुके हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह चुके हैं, कल फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और भारत जो है अगर हठधर्मी से यही कहे जाए कि नहीं नहीं हमने थोड़ी जंगबंदी की थी, नहीं नहीं अमेरिका ने थोड़ी जंगबंदी करवाई थी, तो उसमें सिर्फ उसकी सुक्की का सामान पैदा हो रहा है। कल सदर ने कहा, सदर ट्रंप ने
कि मेरी पाकिस्तान से भी ट्रेड पे बात हो रही, मेरी भारत से भी ट्रेड पे बात हो रही। भारतीय सदर जो है वो कह रहे हैं हमारी कोई ट्रेड पे बात नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव टुडे। बहुत शुक्रिया आप दिया। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगी सेनेटर शेरी रहमान साहब, और सर्टनली एक अहम तरीन मुलाकात, और इस अहम तरीन मुलाकात के क्या असरात हैं। ये पहले से स्केड्यूल था, बीच में अब जंग की सूरत हाल है, हमारे ही हमसाए में ईरान इजराइल तनाज़ा है जिसमें अमरीका फरीक है, बराह रास्त उस तरह से एक्चुअली फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जाहिर है उसका मौक़िफ़, उसकी सपोर्ट इजराइल के साथ है, ईरान के खिलाफ है। कह दिया ना कि वो शेरी रहमान साहब हमारे साथ हैं। शेरी साहबा शुक्रिया आपने वक्त दिया। शेरी साहबा, जाहिर है अहम तरीन मुलाकात, और 6 साल बाद किसी भी आला तरीन ओहदेदार की इस तरह अमरीकी सदर से मुलाकात होना हमारे हमसायों को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इससे हम वहीं से शुरू करते हैं, हमारी सिफारती कितनी बड़ी कामयाबी इसे जाना जाएगा। आप लोगों का जो डेलीगेशन था उसने भी क्या इसको फैसिलिटेट किया? शुक्रिया जी अब्दुल्ला, मैं समझती हूँ उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान की सिफारतकारी की एक अहम कामयाबी है, तारीखी कामयाबी है, और इसमें ज़रूर क्रेडिट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम को भी जाता है। जाहिर है ये हर सतह पर जब जिस तरह मीटिंग्स हो रही हैं, और मीटिंग भी हो रही है, और देखिए जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की, उन्होंने पाकिस्तान को सिंगल आउट करके सताइश का इस वक्त मुस्तहिक समझा, और ख़ास तौर से उन्होंने फील्ड मार्शल की बार बार शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जंग से गुरेज किया, यानी कि उन्होंने कहा कि आपका एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, ये उन्होंने पॉइंट आउट किया है। और बार बार वो इक्वेट कर रहे हैं, हाइफनेट कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को, कि दोनों को देखिए मैं ट्रेड से और दूसरी चीज़ों से, यानी कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट से, नॉन किनेटिक नॉन अस्करी इंस्ट्रूमेंट से मनवा सकता हूँ और मनवाऊंगा। अब हिंदुस्तान तो तिल मिलाया हुआ, ये 13वीं दफा प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाइफनेट किया है और बार बार कहा है कि मैंने ये करवाया है। वो आपको पता है, वो इस पर इतने, और वो बार बार डिनाई भी कर रहे हैं इसको, और किए जा रहे हैं और झुठला रहे हैं। और तीसरी बात, वहाँ इस मीटिंग, क्योंकि G7 में आपने देखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी तस्वीर में भी नहीं थे, तो इन द पिक्चर नहीं थे वो। ये बड़ी अहम बातें होती हैं, ऐसे कैसे ओमिशन होता है। और फिर कोई उनके सेक्रेटरी ने, आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी ने अपना अकाउंट, एक्स का अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा, कह के ये कि वो तो वापस जा रहे थे, उनको कहा गया कि आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी कि आ जाएं, और उन्होंने फिर मना कर दिया जी सब कनाडा से कि मैं रुक नहीं सकता। दिस इज नॉनसेंस, और ये डिनाई भी हुआ है। अभी इस तरह की बातें करनी, इसका मतलब देखिए वहाँ तो एक सफ़े मातम चल रहा है, और ये एक इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको, आप देखिए ये जो जंग है 7-10 मई दी एंड आप देख लें, उनको तब से कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका तजर्बा है, आपसे जानना ये चाहेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी मुल्क के वजीर आजम को अमरीकी सदर बुला रहे हों और वो कहते हैं नहीं मेरी कुछ और एंगेजमेंट से मैं नहीं आ सकता। इज दैट इवन पॉसिबिलिटी? नॉट स्पेशली जब वो खित्ते में हों, स्पेशली ये नहीं कि बिल्कुल साथ बैठे हुए हों। जी जी आप मुंह उठा के आ जाएं, ये तो नहीं कहा कि अपने मुल्क से ट्रैवल करें, शेड्यूल अपना बदलें। एक तो ऐसा होता नहीं है कि जी आप अभी आ जाएं और फिर वो कह के जी नहीं मैं मसरूफ हूँ। ये कोई मैं और आप G7 में भी वहाँ पर मुलाकात नहीं हो सकी। शेरी साहिबा, जहाँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और क्या इम्पैक्ट इसका होगा जाहिर बात है, लेकिन यू नो पाकिस्तान के मफादात सबसे पहले, एंड दैट कांट स्टॉप मी टू आस्क। एक हिस्ट्री रही है हमारी, अमेरिका की तरफ से डू मोर होता है, वो हिस्ट्री यहाँ पर भी तो नहीं कहीं होगी, खासकर अभी पाकिस्तान का ईरान के साथ जो ताल्लुकात, ईरान इसराइल, उसमें यहाँ डू मोर की गुंजाइश तो नहीं है? ऐसा कोई खदशा तो नहीं मौजूद? जी बिल्कुल, आप अकेली नहीं है इस तरह का सवाल करने में। लोगों के जहन में आती है बात, तारीख के सामने खड़ी होती है हमारे। और देखिए, एक पहली बात तो आप देखें, ये एक इसलिए अहम मौका है कि आप रीसेट कर सकते हैं अपने रिश्ते को अमेरिका के साथ, जो एक बिल्कुल डोलड्रम्स में चला गया था, कशीदगी का शिकार हो गया था, निगलेक्ट का शिकार हो गया था, और एक इसमें फिर ऐसे माहौल में बदनवानियाँ भी और शक का भी एक नया कहानी उठती है।
इस सूरत हाल में देखिए आप रीसेट कर सकते हैं इन द सेंस कि आपका मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस वक्त चीन है और अमेरिका हिंदुस्तान का रहेगा अभी, ये इन सब चीजों के बावजूद, ठीक है। लेकिन आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि आप अपने रिश्ते दूसरों से ना बेहतर करें, इस्तेमाल ना करें, वो आप कर रहे हैं, वो आप जरूर करें, अपने मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करें, वो जो आप करते रहे हैं हमेशा। और देखिए अमेरिका की स्ट्रेटेजिक फितरत जो भी हो, स्ट्रेटेजिक फितरत में ये है कि वो थैंक यू कम करते हैं और बिल्कुल जैसे आपने कहा आपसे और फिर एक्शंस मांगते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन ये एक तसलसल में चल रहा है जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिस में आए हैं। आपको याद है स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में उन्होंने ये बात कही थी, खास तौर से पाकिस्तान को सिंगल आउट करके काउंटर टेररिज्म में उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अगर कोई समझ रहा था कि ये रैंडम बात है, चलें ये होता है कि भाई एक दफ़ा शुक्रिया अदा कर लिया, उसमें आगे कोई पेशरफ नहीं हुई, ये हुआ। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने सेंटकॉम के जनरल कुरेला ने खास तौर से मेंशन किया ट्रेमेंडस पार्टनरशिप, उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं THQ में, आपको पता है। और ये इनके कोऑपरेशन और जो भी उनके आस्क होंगे वो कर रहे हैं। फिर तीसरा तो ये रहा ना, अब आपने देखा कि 13वीं दफा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं तो सालसी भी करता रहा हूँ और मैं ये शुक्रियों का सिलसिला चल रहा है शहरी साहब, लेकिन हमारे लिए हमें खदशा है कि हमारे लिए ट्रिकी हो सकता है। लॉबिंग भी चल रही है, मेक नो मिस्टेक, पाकिस्तान की बैक चैनल लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। उसी का नतीजा है ये। हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी हमें इसलिए लगता है, वो खदशात जैसे कहते हैं ना, हमारे हमसाये में जंग है और हमारा आई थिंक हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा इस वक्त। फील्ड मार्शल कोई जरूर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और एब्सोल्युटली, इसमें तो दो राय है ही नहीं। शरीर रहमान साहब, आप लोगों ने स्ट्रेटेजिकली इवैल्यूएट किया होगा, आप लोग वहाँ होके भी आए, एक फील भी होगी। वैसे अगर हो तो क्या मांग सकते हैं पाकिस्तान से, या क्या मुतालबा हो सकता है पाकिस्तान से, या अगर स्ट्रेटेजिकली ऑप्शंस इवैल्यूएट कर रहे हैं तो डिमांड क्या हो सकती है? देखिए इसमें मैं तज्जियाकारी एक हद तक ही करूंगी क्योंकि बात जो है बहुत हसास हो सकती है। हाँ, ममालिक को अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ करने होते, अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होते, एंड पूरी गवर्नमेंट जो है बशमूल ज़ाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के और हमारे प्राइम मिनिस्टर के, सारे जितने भी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, इसमें सब पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में, अपने इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ में डटे हुए हैं। ज़ाहिर है हम नहीं चाहते, पाकिस्तान नहीं चाहता, वाज़ेह है यह सबकी तरफ से। आई थिंक आम शहरी भी नहीं चाहते कि किसी जंग में वो और जो जंग फैले। एक तो जंग का फैलाव सबके लिए खतरे से खाली नहीं है ना। आपकी तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, ये एक ज़ाहिर है। अच्छा, पाकिस्तान हमें पर लगता है आपको शहरी साहिबा कि हम इस मामले में जब उनका ये कहना है कि हम ईरान को बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। अब अमेरिका से बराह रास्त फील्ड मार्शल की मुलाकात होना, एंड देन उनका ये कहना कि ईरान के कज़िये पर बात हुई है और ये यानी हम ईरान को बहुत अच्छे से जानते हैं। डू यू सी पाकिस्तान प्लेइंग अ रोल इन दिस थिंग? देखिए पाकिस्तान का नेबर है ईरान, और जितनी भी आप कोशिशें करें जंग को ख़त्म करने की, वो हर जंग में होनी भी चाहिए। वैसे भी वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन लेकिन टू एनीथिंग, लेकिन इस वाली जो सिचुएशन है उसमें आपने देखा कि कितनी कशीदगी इजराइल बढ़ाते जा रहा है। और आपने ये भी देखा है, और ये एक लंबी बहस है कहाँ से ये शुरू होता है और उनकी क्या इसमें इंटेंट है। कुछ लगता है ऐसे कि रेजिम चेंज का भी मसला हो, चाहे वो न्यूक्लियर मसला हो। आखिर ईरान NPT का मेंबर रहा है और इजराइल नहीं रहा है, लेकिन ये दुनिया इस वक्त ताकत की इस वक्त उनके लिए इम्तिहान है। और इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ईरान जो है ना सिर्फ सैंक्शंस रेजिलियंट रहा है, ये मैं बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ कह सकती हूँ, सैंक्शंस रेजिलियंट रहा है। उस पर क्या क्या सैंक्शंस नहीं लगे, फिर उन्होंने 11 साल जंग, आप भूल गए और हम भूल जाते हैं, इराक से लड़ी। आपको याद है ईरान इराक वॉर, बहुत लंबी तवील एक जंग थी और उसमें उनके लाखों लोग शहीद हुए थे, दोनों तरफ अतराफ में हुआ है।
तो दिस इज ये कौम ही जी इस तरह की है कि वो अपने फैसले खुद करते हैं। मैं और आप उन पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये आप सोच लें अच्छी तरह। और बाकी जो है इजराइल का तो जाहिर है उनकी कुंजी अगर किसी के पास है, चाबी किसी के पास है, वो वाशिंगटन के पास होती है जी। और वहाँ आपको पता है इंटरेस्ट इतने जुड़े हुए हैं कि कब बात करनी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा है कि मैं कोशिश करूंगा जी। और उन्होंने कोशिश की, पर एकदम ओवरनाइट बात चेंज हुई है और उन्होंने कहा कि अब देखिए मैं कब तक इंतजार करूंगा जी। तो ये न्यूक्लियर जो भी मसला कहें या उसके पीछे जो भी मसला। जी शेरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ये भी और खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इजराइल के ईरान पर हमलों को आज एक हफ्ता होने को आ गया है। अमेरिका की ईरान को धमकियां खत्ते में बढ़ती कशीदगी का इशारा दे रही हैं। बज़ाहिर ईरान भी डटा खड़ा नजर आता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर के मुतालबे पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि धमकियां उन्हें दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमेरिका जंग में कूदा तो इसे मालूम है कि ईरान से ज़्यादा उसका अपना नुकसान होगा। कल ऐसी भी इत्तलात आई कि ईरान का मुज़ाकरती वफ़द ओमान पहुंच गया, मगर बाद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसकी तरदीद की। मगर लगता यह है कि अमेरिकी सदर ईरान के खिलाफ कुछ न कुछ खौफनाक करने जा रहे हैं। क्यों लग रहा है, सुनिए ज़रा ट्रंप की बात। What does unconditional surrender mean? Well, you know what it means. Can you explain it for those who Very simple don't? words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the all the nuclear stuff that's all over the place. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies, and now they're not bullies anymore. But इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद साहब और मंसूर जाफर साहब, माहिर हैं उमूर मशरिक़ वस्ता के। एजाज साहब, सबसे पहले तो आप ही से बात करते हैं। सर्टनली ये दौरा जो फील्ड मार्शल साहब का है तो पहले से स्केड्यूल था, लेकिन इसकी टाइमिंग इसलिए अहम हो गई है कि हमारे हमसाए में एक जंग चल रही है और उसमें अमरीका समहाउ इन्वॉल्व्ड है। अमरीका वहाँ कार्रवाई का इरादा रखता है, वहाँ पे अनकंडीशनल सरेंडर का इसरार कर रहा है और हमारी मोरल एंड सफारती सपोर्ट हमारे हमसाए ईरान के साथ है। सो जहां हम पाक भारत ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ज़रा ट्रिकी हो गया मामला। व्हाट डू यू थिंक? जी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए ट्रिकी नहीं हुआ, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन असल बात यह है ऑब्जेक्टिव्स की। इजराइल ने जब अटैक किया था ईरान के ऊपर तो अमेरिका पूरे वो जिसे कहते हैं हैंड इन ग्लव था, और उसके इब्तदाई तौर पे दो ऑब्जेक्टिव थे। एक ये था कि यूरेनियम एनरिचमेंट को और इनके डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज का। अब जूं ये मामला लंबा होता जा रहा है, मेरा ये ख्याल है कि रिजीम चेंज शायद होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो गया है। उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह उसकी ये है कि ईरान में जो पावर है वो एक सेंटर में लाई नहीं करती, किसी एक फर्द में लाई नहीं करती। पावर के 2-3 मराकज है वहां पर, तो जिसकी वजह से वहां पे रिजीम चेंज बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम ये अचीव तो नहीं उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर अचीव किया है कि ईरान को डैमेज किया है, तेहरान को बड़ा डैमेज किया है, और ईरान की जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, डिफेंस के सिस्टम्स, ऑयल के सिस्टम्स, गैस की जो एसेट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है। ईरान को अगर देखा जाए नुकसान हुआ है, और ईरान ने अपनी बसात में जवाब भी भरपूर दिया है। ये भी, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मामला इस बात से आगे चला गया है कि वहां पे रिजीम चेंज होगा। आपको पता है अमेरिका में तो बाज जो लोग हैं, रजा पहलवी हो गए, साबिक शाह ईरान के बेटे, और वो मरियम राजवी हो गई, फ्रांस में है, और बहुत सारे लोग, वो तो अपने जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में कैच कर निकाल के इस्त्री कर ली थी बैठे। जी हाँ, तो अब वो मुझे लगता है कि होना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर किसी का ऑब्जेक्टिव था भी था, वो होता हुआ नजर नहीं आता।
अच्छा, मंसूर साहब आप कहिएगा, आपको इस तनाज़े में पाकिस्तान का क्या किरदार नज़र आता है, क्या कर सकता है पाकिस्तान? दूसरा ये भी बताइएगा, अमेरिका पाकिस्तान की रिलेशनशिप इस वक्त बड़ी कंफर्टेबल एंजॉय करे, बल्कि उससे भी बढ़कर हो गई है कल की मुलाकात के बाद। ऐसे में पाकिस्तान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो कल कहा कि हमें या मुस्लिम उम्मा को मिलकर ईरान की मदद करनी चाहिए, कितना मुश्किल है या आसान है पाकिस्तान के लिए बैलेंस करना? क्या किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें भी एक फरीक के तौर पे मौजूद है। और आपके इल्म में है कि जैसे ये तनाज़ा शुरू हुआ तो इमीडिएटली जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया, उसमें पाकिस्तान के जो मंदूब हैं उन्होंने बड़ा ही एक जानदार किस्म का मौक़िफ़ जो है और पाकिस्तान की एक ऑल आउट पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो ईरान को शो की। और फिर इसी तरीके से जो पाकिस्तान की क़यादत है उन्होंने जिस तरीके से इब्तिदा में टेलीफोनिक राब्ते और लाइन अप किया गया तमाम एक डिप्लोमेटिक सर्कल को कि ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया जाए, और न सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के रवाबित थे उनको भी यूटिलाइज किया गया। उसके नतीजे में ही जो वली अहद की भी बराह रास्त कॉल्स ईरानी सदर को और फिर उनके वज़ीर ख़ारजा का दौरा, यानी आप समझ लीजिए कि जो उम्मत मुस्लिमा वाली बात की गई वज़ीर आज़म की तरफ से, वो एक लिहाज से पाकिस्तान ने उसको मैनिफेस्ट भी किया, लेकिन उसको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मटेरियलाइज करने की जहाँ तक ताल्लुक है, चाहे वो OIC का हो या अदरवाइज, वो फिलहाल मैं समझता हूँ फार फेच्ड आइडिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो फोरम है या इस नौयत की जो एक्टिविटी है वो अभी तक हम गजा के हवाले से उसको हम हार्नेस नहीं कर सकते। सर, इसको अमेरिका के तनाजुर में भी बयान कर दीजिएगा ना, खासकर अब अमेरिका के तनाजुर में पाकिस्तान अमेरिका खुलकर इसराइल की पुश्त पर है। पाकिस्तान यहाँ पर कोई किरदार अदा कर सकता है? अगर ऐसा करता है तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर असरात हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की तो ऑल आउट एफर्ट्स यही हैं। और इस वक्त तकरीबन जितनी भी आप कह लीजिए सफारती और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसका मकसद यही है। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त जिस तरीके से एंट्रेंच है अमेरिका, खासतौर पे मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे उनकी बेसिस मौजूद हैं। अब वो बेसिस एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट भी हैं इस ईरान के लिए, लेकिन ईरान ने बावजूद उन्हें अभी तक जो है वो हिट नहीं किया। और उसकी बुनियादी वजह यही बयान की जाती है कि अगर खुदा न खास्ता उनको निशाना बनाया जाता है तो जिन मुल्कों में वो होस्ट की गई हैं, हो सकता है वो ममालिक से अपनी सॉलिडारिटी पे, अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है उस पर हम बिल्कुल अभी तक उन्हें हिट नहीं किया और इसीलिए अभी तक फिजिकली उस तरह से हमले में मुलव्विस भी नहीं है अमेरिका। ज़ाहिर है हर तरह की सपोर्ट फराहम कर रहा है, लेकिन उस तरह से अमेरिकी जहाज़ को इजराइल की फ़ज़ाओं में परवाज़ नहीं कर रहे हैं, ना बम गिरा रहे हैं। एजाज साहब, आपको क्या लगता है, ज़ाहिर है 1-2 दिन में और फैसला हो जाएगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस जंग में बराह रास्त इन्वॉल्व होना या नहीं होना, उन पर अपना दोनों तरफ से उन पर प्रेशर है। ये खबर आई थी कल कि ओमान एक मुज़ाकराती वफ़द पहुंचा और फिर उसकी तरदीद होना शुरू हो गई और फिर ईरान की तरफ से भी कह दिया गया कि भाई हम बंदूक की नोक पे तो मुज़ाकरात करेंगे नहीं। ये मुज़ाकराती वफ़द पहुंचा था क्योंकि इट वाज ज़रा यूनिक कि इन हालात में जहाज़ उड़े हैं और गए हैं ओमान। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले भी गार्बन स्काई न्यूज पे ये खबर दोबारा नशर हुई है और बताया गया है कि ईरान और अमेरिका के नुमाइंदों की ओमान में मुलाकात होगी। तो नजर तो ये आ रहा है कि ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे मिल रहे हैं। दूसरी उसमें एक और पहलू भी है जो आप कह रहे हैं और बार बार आपने किया और राइटली पॉइंट आउट किया कि अमेरिका इस जंग में छलांग लगा सकता है। ये अमेरिका को बेसिकली इस जंग में आने के लिए जवाब चाहिए। अभी तक अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है। आपको याद हो 2003 में अमेरिका ने जवाब बनाया था वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, और उस वक्त IAEA के एक इंस्पेक्टर थे डॉक्टर कैली, उन्होंने रिपोर्ट अपनी जो लिखी थी, बाकी सारे डॉक्टर्स ने तो लिख दिया था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है इराक के पास, लेकिन डॉक्टर कैली ने लिखा था नहीं है, और बाद में डॉक्टर कैली की डेथ हो गई थी बड़ी पुरस्कार किस्म की। आज अमेरिका के पास कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है तेहरान में जो तल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी वहां पर है उसके करीब एक बम गिरा है। अब ये फॉल्स फ्लैग लेटर ऑन कोई हो जाए या कोई गलती भी हो जाए, उसमें कोई एक अमेरिकी बाशिंदा या फौजी मारा जाए, ठीक है, तो उसमें अमेरिका एक जवाब के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ये खतरा दस्तूर तलवार लटकती रहेगी। जवाज़ बहुत अभी तो हमारे ज़ाहिर इस पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन अभी वक्त की किल्लत है। शुक्रिया एजाज, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अब्दुल्ला, हम बजट की बात कर रहे थे, बिल्कुल पंजाब बजट की बात तो उसके करेंगे। ऊपर आते हैं। हुकूमत पंजाब ने 5,335 अरब रुपए मालियत का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया है, जिस पे बहुत मुतमईन हैं, खुश हैं और आवाम दोस्त बजट का इसे नाम दिया गया है। लेकिन कुछ आदाद शुमार हैं जो कुछ एक्सप्लेनेशन दरकार करते हैं, पर्टिकुलरली इन हालात में जहां आपको पता ही है कि हम ऑस्टेरिटी की बातें कर रहे थे, जहां वज़ीर आज़म हाउस का बजट पढ़ा, उस पर भी हमने सवाल किया और फिर उसके सिलसिले में एक तौजी आई कि स्टेट गेस्ट्स को वहाँ एंटरटेन करना होता है, होस्ट करना होता है, तो जाहिर है हर गुजरते साल के साथ अखराजात को इस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। लेकिन पंजाब के बजट में बात करेंगे, हुकूमती अखराजात कम करने के बजाय ये बताया गया है कि कई गुना बढ़ गए हैं। पंजाब असम्बली, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, सूबाई वज़रा और कमिश्नर्स के दफातर के लिए एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है बजट में जो डेजिग्नेटेड होते हैं, और बजट के वज़ीरों और जो सरकारी अफसरान होते हैं उनकी भी जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ा दिए गए। बजट के अदाद शुमार मुस्लिम लीग नून की किफ़ायत शुमारी और बजट के अपने दावों की नफ़ी हैं। आपको बता भी देते हैं नंबर्स क्या हैं। इस पे बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है इस पे बात कर लेते हैं। गवर्नर हाउस का बजट 1,61,06,000 था, अब इसे 15,37,00,000 कर दिया गया है। ये कई 100 गुना का इजाफा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज़मा साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज़मा साहिबा, 1 करोड़ समथिंग का बजट और उसको बढ़ाकर गवर्नर हाउस से बात शुरू करते हैं, 15 करोड़ से भी ज़ायद कर देना, क्या वफाक में चूँकि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की इत्तेहादी है, ये सियासी मजबूरियाँ हैं या इसके पीछे कोई और लॉजिक भी है? शुक्रिया अब्दुल्ला नलीना। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो जब तनख्वाहों में इजाफा होता है तो यकीनन उसका एक इम्पैक्ट जो है वो बजट के अंदर रिफ्लेक्ट होना होता है, ये नेचुरल है। दूसरी बात यह है कि गवर्नर हाउस एक बहुत पुरानी और हिस्टोरिक बिल्डिंग है, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारे अखराजात ज़रूरी हो जाते हैं, जिसको उस जो बिल्डिंग है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये करना पड़ता है। फिर दूसरी बात यह है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पूरा जब भी मैं आपका इंट्रो मैंने सुना जिसके ऊपर आपने जो खर्चों की आपने बात की, उसके अंदर अगर आप उसको डीपली जाके देखें तो उसमें बेसिकली ज्यादा जो खर्चा है या सोलराइजेशन का है या डिजिटलाइजेशन का है, कि हम अपने जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, इवन हमारे स्कूल और हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी हम सोलराइज करने जा रहे हैं, ताकि एक ये जो ईंधन की बचत है वो की जा सके, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डिजिटलाइज करना चाहते हैं कि इस वक्त कोई भी पेपरलेस है पंजाब गवर्नमेंट, और पंजाब गवर्नमेंट का पेपरलेस वो तभी हो सकती है जब वो नीचे डाउन जो कमिश्नर लेवल है या डीसी लेवल्स हैं उस तक भी ये जो डिजिटलाइजेशन है ये पहुंचे। फिर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो इस वक्त पूरी जो हमारे बाकी मीडियम, आप कह रही हैं पेपरलेस हो रहे हैं, डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, अगर ऐसे इकदाम आते हैं तो पैसा बचाने के लिए होते हैं ना, और आप लोगों ने तो खुद कहा था कि अब हम किफायत शुमारी करने जा रहे हैं, ये तो बल्कि बजट बढ़ गए हैं और पैसा ज्यादा लग रहा है, ये क्या बात हुई? नहीं अलीना, ये वन टाइम स्पेंडिंग होती है, ये करनी पड़ेगी ना आपको। सोलराइजेशन अगर आपने करनी है तो आपको सोलर का पूरा सिस्टम इन प्लेस करना पड़ेगा ना, उसके लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने डिजिटलाइज करना है, अगर आपने देखो हम एआई पे जा रहे हैं, हर जगह पर मॉनिटरिंग के लिए पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम बन रहा है। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो एआई मॉनिटरिंग के बगैर नहीं है, वो सुथरा पंजाब हो, वो इवन जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। उसके अंदर अब फील्ड हॉस्पिटल कहाँ कहाँ प्लेस होगा उसकी पूरी जियो टैगिंग होगी, वो पूरा मैप के ऊपर जो है वो शो होता है, वहां उसके मुताबिक वहां उनकी हाजिरियां लगती हैं। तो ये जो एक डिजिटलाइजेशन का एक बड़ा फेज है, इसकी जो वन टाइम कॉस्ट है यकीनन वो तो आपको करनी पड़ेगी। वो जब सारा पूरा सिस्टम इन प्लेस कर देंगे तो जाहिर है उसके बाद फिर ये तमाम बचत जिसकी बात ईंधन के हवाले से जाहिर है परसेप्शंस आल्सो मैटर। अभी हम डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में जब इजाफे की बात आई थी तो उस पर वज़ीर आज़म ने उसका नोटिस भी लिया। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी है कि इन चीज़ों की गुंजाइश उन माशरों में होती है जहाँ जाहिर है जहाँ 95% लोग गरीब ना हों। सो सूबाई वज़रा के दफातर का बजट 35 करोड़ था, अब 35 करोड़ से 50 करोड़ हो सकता था, 60 करोड़ हो सकता था। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 1 अरब रुपए से किया गया है, तो ये भी सारा डिजिटाइजेशन का कॉस्ट है या इसमें किस चीज़ की कॉस्ट ऐड हो रही है?
देखो अब्दुल्ला, एक तो ये बात फंड मुख्तस किया गया है, इसकी स्पेंडिंग ईयर के एंड पे पता चलती है कि आपने स्पेंड कितना किया है। एक ब्लॉक के तौर पर रखा जाता है कि उस पे आप जो है वो, लेकिन ये जो ऑफिसेज हैं, जैसे मैंने गुजारिश की है कि इसके ऊपर कोई नया ऑफिस या कोई इसके अंदर एक होता ना गैर जरूरी किस्म की स्पेंडिंग, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा की बिल्कुल जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं हो सकती। लेकिन ये डिटेल्स जो है, ये एक एक ऑफिस की अब डिटेल जो है अगर आप जानना चाहेंगे मुख्तलिफ, देखिए इसमें फिर मैं कहूंगी कि इसमें मेन कंपोनेंट ये है कि हम जो ई गवर्नेंस है हम उसकी तरफ जा चुके हैं। आपकी इत्तला के लिए आपको शायद ये भी मैं बताना जरूर चाहूंगी कि इस वक्त पंजाब के अंदर ई टेंडरिंग हो रही है। कोई भी टेंडर जो एक हमेशा एक पेट असूल होता था कि जी वो टेंडरिंग के ऊपर जो है वो कमीशन होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, पंजाब पूरा ई टेंडरिंग पे जा चुका है। अब जितने भी टेंडर होते हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर वो ई टेंडरिंग होती है। अब उस ई टेंडरिंग को भी मेक श्योर करने के लिए टिल दी ऑफिसेज ऑफ कमिश्नर एंड डीसीज, उनके अंदर भी हमें ये तमाम सिस्टम को इन प्लेस करना है। सो इसलिए ये कहना कि हम कोई मतलब यहाँ बहुत अयाशी हो रही है या बहुत जो है वो ओवर स्पेंडिंग करके हम कोई जो है यहाँ पर वीआईपीज़म करना चाहते हैं, ऐसी कतई तौर पर कोई बात नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा अज़मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता था अगर आपने एक बड़ा पैमाने पर सोलराइज करने का, डिजिटाइज करने का मंसूबा बनाया है तो उसको फिर उस हेड के अंदर रखा जाता है? बजट से तो तासुर ऐसा जा रहा है कि शायद ये आपने कोई एक्सपेंसेस हैं उस महकमे के, उस दफ्तर के, उसके लिए लगाए हैं, तो ये तो बल्कि अच्छी बात होती है और इसको ज्यादा वजाहत से आप लोग अपने क्रेडिट के तौर पे भी ले सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? ये अलीना, आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों की मर्जी होती है कि आप खबर को कौन से जाविये से देखना चाहते हैं। मैं तो सवाल कर रही हूं, जो है वो आधा फुल दिखाना है या आधा भरा हुआ दिखाना है। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हेड्स है ना, ये एक बजट का टिपिकल तरीकाकार होता है। अच्छा। अब जो हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बजट के अंदर भी बहुत सारा इजाफा है, जाहिर है वो भी जो चीफ मिनिस्टर के तमाम इनिशिएटिव्स हैं वो तमाम डिजिटलाइज हैं। अब उनकी जितनी बैलेटिंग होती है वो डिजिटल बैलेटिंग होती है, वो अपनी छत अपना घर की बैलेटिंग है, वो ट्रैक्टर्स की बैलेटिंग है, वो मतलब सोलर जो पैनल्स दे रहे हैं। अज़मा जी अगले साल से हम एक्सपेक्ट करें कि आपने कहा ये वन टाइम इजाफा है, अगले साल से कमी होगी, अगले साल कमी होगी? देखिए यकीनन होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन मैं ये गुजारिश जरूर करना चाहती हूँ कि ये जो इजाफे है इसके अंदर तनख्वाहों का इजाफा जो पंजाब गवर्नमेंट ने 10% इजाफा किया है तनख्वाहों के अंदर सरकारी मुलाजमीन के, वो भी शामिल होता है। और आपकी इत्तला के लिए कि पंजाब में सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजिम हैं, किसी और सूबे में इतने सरकारी मुलाजिम नहीं है। सो उनकी जब तनख्वाह में आप रेज करते हैं या पेंशन में रेज किया जाता है तो जाहिर है उसका फर्क आपको बजट पर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। अच्छा, खर्चे तो बढ़ते हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए ना फिर साथ साथ। जाहिर है एनएफसी अवार्ड तो आ ही जाता है, लेकिन अदरवाइज पंजाब में आपको पता है जहां आबादी ज्यादा है वहां रिटेलर, होलसेलर, दुकानदार तबका भी बहुत ज्यादा है। हमने हमेशा ये देखा है कि ये लोग जरा टैक्स नेट से बाहर रहना ही पसंद करते हैं। इन्हें अब परसेप्शन है या नहीं है, यही कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून का चूंकि एक और वोटर है इसलिए मुस्लिम लीग नून इन्हें छेड़ती नहीं है। सो हम क्या पंजाब की सतह पे रेवेन्यू बढ़ाने का भी कोई इक़दाम देख रहे हैं कि हाँ जी खर्चे तो हम बढ़ा रहे हैं चूंकि अब वक्त की जरूरत है, लेकिन हम यहां से रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे? जी बिल्कुल, रेवेन्यू जनरेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा का एक बहुत जो टॉप मोस्ट मैं कहूँ प्रायोरिटी उनका डिपार्टमेंट है। और मैं अगर आपको बता सकूं कि हमने अपने जो ओन सोर्सेज हैं उसके जरिए हमें फेडरल गवर्नमेंट से बाय द वे जो है वो 4062 बिलियन के करीब जो है वो हमें मिला था, लेकिन हमने अपने जो सोर्सेज हैं उसके साथ 828 बिलियन हमने खुद रेज किया है। और ये अगले बजट के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ टारगेट्स रखे गए हैं जिसमें टैक्स रिसीट्स अलहदा है, नॉन टैक्स, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं आते, जितनी भी चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने टैक्स को एनहांस करके अपना बजट देखिए बनाने के दो तरीके हैं कि या आप जो है वो टैक्स की शरह बढ़ा दें और नए टैक्सेस लगा दें, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी क्लियर थी इसके ऊपर कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी टैक्स की शरह में भी इजाफा हम नहीं करेंगे। लेकिन उनकी ये बड़ी कैटेगोरिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हमारा अपना रेवेन्यू है हमें उसको एनहांस करना है। जो लोग टैक्स नेट में आते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते उन लोगों तक हमें हर सूरत हाल में रीच करना है। एक पूरा प्लान जो है वो क्वार्टर वाइज बना दिया गया है। पिछली दफा भी हमने जो अपना टारगेट रखा था हमने उसको
अल्हम्दुलिल्लाह मीट किया है, जो पिछले साल का टारगेट था रेवेन्यू इकट्ठा करने का। और इस दफा जो है वो हमने रेवेन्यू की एनहांसमेंट के लिए 13% जो है वो इंक्रीज का टारगेट दिया है पैरा को, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है। और उसके बाद अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए जो है 32.5 बिलियन हमने इकट्ठा करना है, जो टैक्स लोग नहीं देते हैं। और ये जो टारगेटेड सब्सिडीज है वो भी हमने देनी है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसका टारगेट भी 105 अच्छा बिलियन अज़मा साहब, अभी सोलराइजेशन की आप बात कर रही थी, और सोलराइजेशन को तो अब भी हम यही सुनते हैं विफाक की सतह से जो पॉलिसी आती है कि अब हम उतना इनकरेज नहीं करेंगे, अब ज़ाहिर है हमारे पास इजाफी बिजली है और वो बिजली तो कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा, और हमारे लिए सर्कुलर डेट का और हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स का सबब बनती है। सो अगर इस तरह हम सूबे में इतनी इनकरेजमेंट और हर चीज़ सोलर पे कन्वर्ट होती है, जो कि ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो ये होना आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल हो और ईंधन पे हमारा जो इन्हिसार है वो कम हो, लेकिन ये पॉलिसी वफाक की पॉलिसी से मुताबिकत रखती है? बिल्कुल रखती है। देखिए वफाक भी अपने तमाम एज ए पॉलिसी अपने तमाम इदारे, अपने तमाम महकमों को, मिनिस्ट्रीज को उसको वो सोलराइज कर रहा है, जितनी जहां तक मेरी इतलात है। इसके ऊपर भी फिर देखिए ना, एक मीडिया के अंदर एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि नेगेटिव खबर शायद ज्यादा हाईलाइट होती है, इसलिए अब वो सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो खबर आई कि जी वो बढ़ा दिया है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, ये कर दिया है। हालांकि वो इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स जो है उनके लिए वो खबर थी, क्योंकि हम अपनी जो खुद लोकल मेड हमारे सोलर पैनल हैं उनको एनकरेज करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर वो इंडस्ट्री फ्लरिश करे, वहां पर हमारे लोग जो हैं जो बना रही हैं, कंपनीज बना रही है, उनको फायदा हो। लेकिन वो एक खबर पोर्ट्रे ऐसे हुई कि जिसमें कहा कि जी सोलर पैनल के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, वो इंपोर्टेड जो लोग अफोर्ड करते हैं, जो महंगा सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, वो जाहिर इनको टैक्स भी देना चाहिए। सो लग्जरीज के ऊपर जो है वो टैक्स होना चाहिए, हर मुल्क में होता है, लेकिन उन जो आम आदमी है उसको रिलीफ जो है वो उन्हीं लग्जरीज से जो पैसा आप इकट्ठा करें वो उनको रिलीफ मिलना चाहिए, और वो तमाम रिलीफ हमारी तालीम, सेहत, ये तमाम जो शोबे हैं इसके अंदर वो आपको रिफ्लेक्ट होता है। मैं एक जरूर जल्दी बताना चाहती हूँ कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है इस साल 21.2 बिलियन का रेज है एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट के अंदर। उसके साथ हेल्थ के अंदर 17% वो भी आपने बताया ना कि वहां पर भी आप लोग काम करें। ये मुझे थोड़ा सा बताएं, सूबाई वुज़रा के दफ्तर के बजट के लिए 35 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए इजाफा कर दिया गया, 204% इजाफा। अज़मा साहिबा, इसकी क्या वजह है? जी मैंने बता चुकी हूँ, इसके अंदर भी वही तमाम कंपोनेंट्स शामिल हैं अलीना, जो बाकी गवर्नर हाउस के अंदर या वुज़रा के दफ्तरों में या कमिश्नर्स में होंगे, वही इम्पैक्ट यहाँ पर भी है। दूसरा सैलरीज में जो रेज है, जाहिर है वो भी वफाकी वुज़रा के जो या सूबाई वुज़रा जो हमारे हैं उनके जो दफ्तरों के एक्सपेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट अलग-अलग होती है। सो इस हवाले से ये आपको, और फिर ये है कि 1 बिलियन इसको कहा गया है, लेकिन इसकी स्पेंडिंग कितनी होती है ये ईयर के एंड पे पता चलता है। पंजाब असेंबली के लगेगा तो सबसे पहले इसी पे लगेगा। नहीं, वो तो आपने कह दिया ना, अगले साल पंजाब असेंबली के बजट में 47% इजाफा किया गया है। सो एक होता है 10%, 15%, 20%, जब इतनी बड़ी परसेंटेजेस आती हैं तो पंजाब असेंबली के बजट को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? उसमें मतलब 5 अरब 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ 72 लाख था और अब 7 अरब 38 करोड़ हो गया है। उनकी भी मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। एक तो जो हमारे हॉस्टल्स हैं, हमारे पास पंजाब के अंदर चंद हॉस्टल्स हैं जो हमारे दूर दूर से लोग आते हैं, MPAs, उनके रहने की भी कोई जगह नहीं है। फिर उसके बाद जो पंजाब असम्बली के अंदर जो तरक्याती काम हो रहे हैं मुख्तलिफ, उसकी भी डिजिटलाइजेशन हो रही है बाय द वे, उसके अंदर लाइब्रेरी बन रही है, उसके अंदर जो है वो बाकी काम हो रहे हैं, उसको भी एक डिजिटल मीडिया के जरिए उसकी एक मेन स्ट्रीमिंग हम वो कर रहे हैं, उसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो हो रही है, उसको वो किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है ये कोई MPAs की जेब में नहीं जा रही हैं। एक मैं बात जरूर करना चाहती हूँ कि जहां आप इजाफों की बात करते हैं, आपको ये बात भी हाईलाइट करनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे हमारे वो भी अवामी नुमाइंदे ही हैं, जिसमें वजीर आजम भी शामिल हैं, जिसमें वजीर आला पंजाब भी शामिल हैं, जो अपनी तनख्वाह नहीं लेते हैं, और वो अपनी ना उनका जो चीफ मिनिस्टर साहिबा उनका कोई कैंप ऑफिस है, ना वो जो है वो किसी भी किस्म का कोई प्रिविलेज लेती हैं पंजाब गवर्नमेंट से, लेकिन उसके अलावा वो 16 से 18 घंटे काम करती हैं, और पंजाब के लोगों को रिलीफ देने के लिए उनकी एक अटमोस्ट कोशिश जो है वो होती है।
है, तो इन चीजों को भी हमें हाईलाइट करने चाहिए। बहुत सारे फेडरल आपकी बात मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर ये उठता है कि अगर ऐसी बात है वो तनख्वाह वगैरह नहीं ले रही, अक्रू तो हो रही है ना, मतलब कौमी खजाने पे तो बोझ पड़ रहा है, तो क्या उसको वापस कौमी खजाने में नहीं जाना चाहिए? उससे क्या बेहतरी के काम हो सकते हैं? ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। अच्छा, जाते जाते ऐसा नहीं है अलीना, नहीं, ऐसा नहीं है, वो वापस वहीं जा रहा है खजाने के अंदर। बिकॉज आप जो है वो दो तरीके होते हैं, या आप जो है वो आपकी सैलरी की जारी हो जाए और वो आप किसी को अस्पताल को, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने, जब वो वजीर आजम थे, उन्होंने सवात का किडनी हॉस्पिटल बनाया था अपनी सैलरी से, वो जितना भी उनका चेक अंडरस्टैंड कि वो डोनेट कर देते हैं, लेती ही नहीं है सैलरी। अच्छा, she doesn't withdraw the salary। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि कट कहाँ किया गया है? क्योंकि जाहिर है हमने जहाँ इजाफों की बात की है वहाँ कुछ ऐसे शोबे हैं, और हमें पता है तालीम और सेहत में भी इजाफा किया गया है, जाहिर है जहाँ इन शोबों की बात आती है वहाँ उन शोबों की बात आती है। कुछ ऐसे भी हेड्स हैं जहाँ एक्चुअली एक्सपेंसेस कट करने की कोशिश की गई हो, या फिर अभी अगले साल उनकी बारी आएगी जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इम्प्लीमेंट? देखिए, कोई भी जिसमें डेवलपमेंट फंड है या जो डेवलपमेंट है किसी भी शोबे की, उसमें किसी पे कट नहीं है। हमने तारीख का सबसे बड़ा जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है, जिसके अंदर जो हमारा रेज है वो 47.2% है। सो इसके अंदर किसी भी शोबे में ऐसा नहीं है। इवन वो शोबे जिनको अहमियत नहीं दी जाती थी, जिसमें एनवायरमेंट है, जिसमें जो है आर्कियोलॉजी है, ये इन डिपार्टमेंट्स को कोई कभी भी फंड भी नहीं दिया जाता था। इवन स्पेशल एजुकेशन को फंड नहीं दिया जाता था। उनके अंदर भी जो है ऑटिज्म का एक बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर के अंदर भी, और बाकी जगहों पे उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सो कट किसी भी शोबे के अंदर जो है वो किसी की डेवलपमेंट के अंदर नहीं लगा है। लेकिन ये जो है मैं जरूर आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो सर्विस डिलीवरी एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल जो है वो 722 बिलियन था, लेकिन इसको डिक्रीज करके हम 679 बिलियन के ऊपर लेके आए हैं। तो ये डिक्रीज है। सर्विस डिलीवरी एक्सपेंडिचर जो है पंजाब का, उसके अंदर 5.8% का डिक्रीज है। बिल्कुल सही। अज़मा, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह से सारे एक्सप्लेन कर दिए। एक चीज मैं बस जाते जाते पूछना चाहती हूँ, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, सियासी बात है, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अस्पताल से वापस जेल गए हैं, फिर इसी मौके के ऊपर उनका एक वीडियो स्टेटमेंट भी आता है काफी अरसे बाद, जब वो अस्पताल में थे उनकी परवेज इलाही से मुलाकात भी हुई। ये क्या कोई रिलीफ है? ये क्या है? कुछ जरा बताइएगा, सियासी पोजीशन भी। नहीं, देखो अलीना, अगर कोई बीमार है तो उस बीमार को सेहत की सहूलत देना, ये मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट का एक वो चेहरा है जो उनको इसके कॉन्ट्रेरी भुगतना पड़ता था। जब मियां साहब के ऊपर जो है उनकी सेहत खराब होती थी, उस पर कैसे सियासत होती थी, किस तरह से उनको जो है वो ताने कसे जाते थे, बातें की जाती थी। इवन मरियम नवाज को किस हालत में जेल में रखा गया था। लेकिन उनकी बड़ी कैटेगोरिक जो है वो ये पॉलिसी है कि हमारी कोई सियासी इंतकाम किसी के साथ हमारा नहीं है, हम किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। अदालतों से इनको रिलीफ मिले, वेल एंड गुड, ये जो है वो लेकिन अगर किसी की, इवन एजाज साहब, सेनेटर एजाज साहब जो है वो भी 2-3 दफा उनको अस्पताल ले जाया गया। वीडियो पैगाम जो जारी हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका अज़मा बुखारी साहबा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ब्रेक ले रहे हैं हम। हाँ, टाइम तो ब्रेक का ही है। एक थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। जियो न्यूज़ और मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ताबुन से पाकिस्तान में ज़हनी सेहत की आगाही के लिए मुहिम मिलकर जारी है, और हम सब मिलकर उन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, और मिलकर उनका हल तलाश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में अक्सर वो मौज़ूआत लेकर आते हैं जिन पर ज़ाहिर है बात करना बड़ा अहम है, और आज का टॉपिक है ये कि जंगों का माहौल है, सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा एक्सपोजर है। ये सारे चैलेंजेस तो हैं, बच्चों की परवरिश पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गई है, आसान नहीं है। माँ का तो एक किरदार होता ही है, लेकिन मॉडर्न दौर में बाप का क्या किरदार है? इससे पहले के ज़मानों में बाप ज़रा एब्सेंट ही हुआ करते थे बच्चों की परवरिश के मामलात में। और एक स्टीरियोटाइपिकल रोल्स डिफाइंड थे ना, कि माँ जो है वो परवरिश करेगी, बाप बाहर प्रोवाइड करेगा, और बाप एक वो गंडासा लेके विलन फिगर टाइप होगा, बच्चों को सोने का निवाला खिला के शेर की निगाह से देखेगा। हमने बहुत सुना हुआ है। लेकिन ये जो रोल्स हैं राइटली सो अभी जरा चेंज हुए हैं, और ये है कि बाप भी फुल ऑन हैंड्स ऑन परवरिश के अंदर बच्चों की किस तरह से उनको रेज करना है, उनकी मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल किस तरह रखना है, उसके साथ इन्वॉल्व है। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुहेल खान साहब हमारे साथ मौजूद है।
डॉक्टर साहब हमें बताइएगा, इस ज़माने के अंदर ये कितना बड़ा चैलेंज है फादर्स के लिए ख़ास तौर पर। पहले तो बताइएगा, आपके अपने बच्चे हैं? जी मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो फिर तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी, बल्कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी अपना बताइएगा कि कितना ये चैलेंजिंग है और क्या क्या मुख्तलिफ हर्डल्स आते हैं जिनको हम अबूर करके बच्चों की मेंटल हेल्थ यू नो इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर इतना आपको मिल रहा है, सोशल मीडिया एक्सपोजर मिल रहा है और इतना कियोस है दुनिया में, उसको कैसे कर्ब करें? देखें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली बीइंग अ डॉक्टर। फिर मैं यूएस में 20 साल रहा हूँ, जहाँ पे वो पेरेंटहुड में वो एक जॉइंट फैमिली नहीं होती, वो सोशल सपोर्ट नहीं होता। सो उसका मतलब ये होता है कि एज अ पेरेंट यू हैव टू लर्न एवरीथिंग योरसेल्फ। और जो आपने की थी कि आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में जो है मेंटल इलनेसेस स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में सुसाइड्स, चाइल्डहुड सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जो पेरेंटहुड की जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आजकल के दौर में मज़ीद बढ़ गई हैं। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, जो हमारा एक सोशल फैक्टर है पाकिस्तान में कि माँ होती है और बाप को सख्त होना चाहिए, हाथ में जो है डंडा लेके ना। तो वो पर्सपेक्टिव, वो चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बच्चों की एक मेंटल वेलनेस इस स्टेज पे उनकी ग्रूमिंग अच्छी होती है, तो वी कैन सेट देम अप फॉर अ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ इन द लॉन्ग रन। और उसकी जो एजुकेशन होती है कि एक बाप को अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, किस एज पे क्या करना है, जो इनके माइलस्टोन्स होते हैं डिफरेंट एज में, और कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है वालिदैन को, स्पेशली बाप को। सर बाप तो इन्वॉल्व हो जाएगा। एक तो डॉक्टर साहब, कंग्रेचुलेशंस फॉर व्हाट यू आर डूइंग इन बलूचिस्तान हेल्थ के सेक्टर में। पहले आप NICVD में ज़बरदस्त काम कर रहे थे, लेकिन एक बाप की मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है? बच्चों की परवरिश पे बहुत बात होती है। बीइंग अ फादर, आपके 4 बच्चे हैं, लेकिन व्हेन द फर्स्ट वन वाज बोर्न, वर यू रेडी? मतलब एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन की हम माओं में बात करते हैं, लेकिन बाप की जिंदगी में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजाफा हो जाना कि एक ह्यूमन बीइंग है which he has to provide for, वो टोल नहीं मेंटल हेल्थ पे असर नहीं डालता? देखिए, जो माँ और बच्चे का जो एक कनेक्शन होता है फिजिकल इमोशनल, वो जब बच्चा कंसीव हो जाता है उस वक्त शुरू हो जाता है। जबकि बाप को उस वक्त तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन नहीं होता जब तक बच्चा हाथ में नहीं आ जाता। और आप भी शायद इससे उससे गुजर चुके होंगे कि जो एक कनेक्शन होता है बाप और बच्चे का, वो वक्त के साथ साथ डेवलप होता रहता है। तो बीइंग अ डॉक्टर, अब ज़ाहिर बात है, आई एम वेरी गुड कि यार एक पेशेंट आ गया, उसको ट्रीट कर लिया, उसको डायग्नोज कर लिया, लेकिन जब अपने बच्चे की बारी आती है ना, तो यू नो देयर इज़ लॉट ऑफ हेल्पलेसनेस, देयर इज़ लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज़ाहिर बात है कि जब एक मिड लाइफ में, जब हमारी एज में जब बच्चे पैदा होते हैं, वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू ए टफ करियर, हमारे बड़े माँ बाप का भी ख्याल रखना होता है, ऊपर से ये और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इसका एक अपना इमोशनल टोल होता है वालिदैन पे। लेकिन उस वजह से आपने ये एक अच्छी काविश है आपकी कि इसके बारे में ओपन जो है डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाप में भी जब इतने स्ट्रेसर्स आते हैं एंड इफ ही गोज थ्रू एंजाइटी और डिप्रेशन, ultimately who is going to suffer is going to be the children and the mother and the family. ठीक है ना? तो it's very good कि we should create awareness about the wellness of father as well, of course the mother as well, क्योंकि ये सबको इफेक्ट करती है फिर पूरी फैमिली को। Absolutely. बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। टू ऑल द यंगस्टर्स जो कि बन गए हैं बाप, या फिर all those boys who are expecting their first child, just be a little prepared. It is an overwhelming experience initially. आपको ज़ाहिर है बहुत खुशी भी होती है, फिर the sense of responsibility, एकदम आपको ऐसा लगता है कि आप पे कोई जिम्मेदारी पड़ गई है, एकदम से एक साइकोलॉजिकल एक फिनोमेना सा होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो तो टॉक टू अ फ्रेंड, टॉक टू योर पार्टनर, टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर मदर, एंड ऐसा होता है। प्रोफेशनल हेल्प, हाँ, और सीक प्रोफेशनल हेल्प। सो ऐसा होता है, यू विल सेल थ्रू इट एंड यू विल बी अ ग्रेट फादर, माय फ्रेंड। आई थिंक इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ ज़रूर, प्लान इट। आप जब इस तरह के मरहलों से गुजरे तो थिंक अबाउट इट
हैविंग अ बच्चा इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे यहाँ ये जो कहते हैं ना कि बस हो जाता है, आई एम सॉरी यू सेड इट, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में बात करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें तो ज़रा बेहतर हो जाता है। विद दैट विल टेक अ ब्रेक एंड ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान और हमारे शुमाली इलाकों के बर्फपोश पहाड़, आपको पता है झीलें, जन्नत नज़ीर ये वादियाँ हैं। वहाँ पे एक इशू आया अताबाद लेक के साथ जो होटल वाक़े है, उसके बारे में एक फॉरेन टूरिस्ट ने वीडियो बनाई कि ये सीवेज का पानी इस झील में छोड़ रहे हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, 29 कमरे होटल के सील हैं, क्या बना है। खादिम हुसैन डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अथॉरिटी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। खादिम हुसैन साहब, ये बताएं, एक गैर मुल्की सयाह की वीडियो पर एक्शन लिया गया, फौरी लिया गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं कि नौबत एक वीडियो तक क्यों आई? इदारा आपका काम या हुकाम जो है वो खुद क्यों नहीं नजर रखते? अस्सलाम जी, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें इस सियाह के एक्शन से एक हफ्ते पहले हमने वो तमाम जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उनको हमने नोटिस सर्व किए। हमने बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, बड़े जो ब्रांड्स हैं, उनको हमने न सिर्फ नोटिस सर्व किए बल्कि हमने उनके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया है। उनको एक टाइम हमने दिया है विदिन जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम होता है इस पर ला, उसके ऊपर अपना जो वेस्ट का ट्रीटमेंट का या वेस्ट का जो इशू है उसको ठीक करें। अपार्ट फ्रॉम वेस्ट जो अदर इश्यूज़ हैं, सॉलिड वेस्ट का है या कोई और इशू है, उसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि इसके एक हफ्ते पहले हमने स्कर्दू में एक बहुत बड़ा ब्रांड था, उसको हमने कंप्लीट सील किया है सतपारा रोड के ऊपर। और एक और होटल को हमने हुंजा में उसको न सिर्फ हमने फ़ाइन किया है बल्कि उसको हमने वार्निंग भी दी। ये गवर्नमेंट का कंटिन्यूस GBEPA विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलस ये एक्टिविटी होती है। हम हर महीने इसको चेक भी करते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो हमारी वेबसाइट के अंदर, EPA की वेबसाइट के अंदर वो पोस्ट हैं, सारा EPA का पेज है, जिन जिन को हम नोटिस सर्व करते हैं, जिन जिन को हम सील करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हमारी वेबसाइट के अंदर। और हमारा जो फेसबुक का पेज है gbepa.gog.pk और GBEPA का पेज, उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सिर्फ एक व्लॉगर के कहने पे या उसका जो सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट हुआ, उससे पहले ये एक्टिविटीज़ इन कंटिन्यू थी। और ये पिछले साल भी पोर्शन ऑफ डेट स्पेसिफिक होटल में जहाँ पे एक पोर्शन की वायलेशन थी, उसके ऊपर ये सील भी हुआ, उसको फाइन भी हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रेक्टिफाई हुई और अभी ये जो इशू था इसके ऊपर दोबारा से सील हुआ, दोबारा से फाइन हुआ। तो ये नॉर्मली जहाँ जहाँ वायलेशन होती है उसके ऊपर बाथरूम का, टॉयलेट का, इस तरह की झीलों में टॉयलेट का पानी छोड़ना, मतलब ये तो वैसे ही क्रिमिनल है। सोच के भी हैरानी होती है। इस होटल से मुताल्लिक जो इल्ज़ामात आए हैं, अब तक क्या तहकीक में सामने आया? सच हैं, नहीं सच हैं, और अगर ठीक हैं तो क्या एक्शन होगा? एक्शन तो ये है कि उसका अभी तो इनिशियल फेज में फाइन हुआ है, उसका पोर्शन सील हुआ है। और नेक्स्ट फेज ये है कि वो जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सितंबर 2024 को दोबारा से फाइन हुआ, नोटिस हुआ और उनको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंस्टॉल करने के लिए कहा था। अगर वो उसका ड्यू डेट पूरा होता है तो ये पूरी फैसिलिटी सील भी हो सकती है। और इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड और भी बहुत सारे होटल्स हैं जिनकी कोई अगर इस तरह की वायलेशन है, सारे भी इसमें सील होंगे। अच्छा, ये कहिएगा बहुत सी नए होटल्स भी बन रहे हैं, क्या इसके लिए पहले इंतजाम किया जा रहा है कि कोई सर्वेज हो, कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस गारंटी हो, उनसे फिर उनको इजाज़त दिया जाए? की नॉर्मली जो फिजिबिलिटी होती है हम यही इंश्योर कराते हैं कि जो भी होटल बनता है सबसे पहले अपने वेस्ट डिस्पोजल का मैकेनिज्म बताए, उसके अंदर उसके ड्राइंग डिज़ाइंस के अंदर वो इनबिल्ट नहीं होता तो उसके अंदर इनबिल्ट कराते हैं। तो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि कम से कम जो इस एरिया का इन्वायरमेंट है उसमें उसकी कैरिंग कैपेसिटी हम निकालें कि किस एरिया में कितने होटल्स बन सकते हैं, किस एरिया में कितने टूरिस्ट को हम अलाउ कर सकते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। बल्कि अभी इस होटल के इशू से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी 3-4 मीटिंग्स हो गई हैं हुंजा के हवाले से और दूसरे स्कर्दू के हवाले से, यहाँ पे कितने होटल बनने चाहिए और फ्यूचर में नेक्स्ट 5 साल के लिए फर्दर इस पे होटल की कंस्ट्रक्शन पे हम हेल्प करें ताकि ये जो ऑलरेडी ओवर बर्डन है ये कंपनसेट हो और उसकी कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट हो। लेटर ऑन फिर उसको हम उस कैरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेशन के बाद जिन एरियाज में नीड है वहाँ पे उसकी परमिशन मिले और जहाँ पे ये ओवर हो गए हैं वहाँ पे यहाँ पे उनको हेल्प करें। शुक्रिया आपका खादिम हुसैन साहब। लेकिन दिस इज़
अनइमेजिनेबल। क्रिमिनल। आप वो हुस्न देखें उस झील का, नीला पानी देखें और उसमें कोई एक्चुअली बाथरूमों का पानी डाल रहा है, तो मतलब ये कब से चल रहा है? क्योंकि अच्छा, होटल तो पुराना आज का तो नहीं है। खूबसूरत होती थी और ब्लू होता था पानी, जैसे वो एडिटिंग करके पिक्चर्स में नहीं डाला जाता उस तरह का ब्लू होता था, लेकिन अब इतने सालों से हो कि वो गदला भी हो गया है काफी। हाँ, it doesn't look the same. It does not. So, बट ये रेगुलर होना चाहिए, कोई वीडियो बनाए, कोई एक्शन ले तो इसके ऊपर नहीं, ये रेगुलर चेक इन बैलेंस इंतजामिया की जिम्मेदारी है और उनको पूरी करनी चाहिए। That's it. We're going to see you tomorrow, जी। Bye bye.